जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों को साइंस के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं 10वीं क्लास के छात्रों के लिए, क्योंकि उनका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। आज से देखो तो 1 महीना से कम ही समय बचा हुआ है आप सभी का पास। तो अगर आप लोग अच्छे से थोड़ा सा भी मेहनत कर देते हो तो एग्जाम में अच्छे नंबर पा पाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो में जो आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो साइंस का बताऊँगा और एक एक प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। तो जो भी विद्यार्थी 10वीं का एग्जाम 2023 में देने वाले हैं वो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा देखना और एक एक क्वेश्चन को एकदम रच रच के एकदम याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि एक एक प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम बिना टाइम गवाए आप सभी का मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर बहुत ज़्यादा बार पूछा गया आपके एग्जाम में। क्वेश्चन है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं, तो पहला का आंसर होगा आपका बी नंबर, प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। जबकि अगला क्वेश्चन है वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, तो यह किरण क्या होगी, अभिलंब से दूर हटेगी कि अभिलंब की ओर झुकेगी। अभिलंब की ओर ही झुकेगी। वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, तो इसका क्या कारण है, वो अभिलंब की ओर झुकेगी। तो आंसर क्या होगा, दूसरा का ए नंबर होगा। ठीक है, अब देखिए यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर में भी पूछा जाता है और 1 नंबर में भी पूछा जाता है। निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अपसारी कह रहा है कि अपसारी किस लेंस को कहते हैं, तो हम लोग अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और अभिसारी और उत्तल लेंस को कहते हैं। और एग्जाम में ऑलरेडी आपसे 2 नंबर के लिए पूछा भी जाता है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए आपके एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन से किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए, तो लेंस के फोकस दूरी के दुगुनी पर। ठीक है, दुगुनी दूरी पर, लेंस के फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर रखा जाता है। ठीक है, आंसर क्या होगा, इसका भी बी नंबर आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से बच्चा लोग 5 नंबर क्वेश्चन से कि मानव नेत्र जिस भाग पर किस वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है, यानी कि मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो भाग कौन सा होता है, रेटिना होता है बच्चा लोग। तो रेटिना इसमें दिया ही नहीं है, लेकिन रेटिना का एक दूसरा नाम होता है दृष्टिपटल, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। तो रेटिना या दृष्टिपटल दोनों याद रखिएगा, दोनों का मतलब एक ही होता है। जैसे कि लीवर का दूसरा नाम है यकृत, ठीक वैसे ही दोस्तों रेटिना का भी नाम है दृष्टिपटल। 6 नंबर क्वेश्चन है किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। किसी माध्यम अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर होता है। देख लेना, पहले साइन आई ऊपर रहेगा और साइन आर नीचे रहेगा, तभी आंसर होगा। नहीं तो बहुत ऐसे कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेंगे, जैसे साइन आर बटे साइन आई इंटू साइन आई प्लस साइन आर। तो आप लोग को देखना है कि साइन आई ऊपर है कि नहीं, उसके बाद से नीचे साइन आर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन से 7 नंबर आप सभी का कि किसी लेंस के आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है। तो देख लेना दोस्तों, लेंस के आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता ही नहीं है, यूनिट लेस होता है। यूनिट लेस का मतलब हुआ वो मात्रक विहीन हो जाएगा, उसका कोई यूनिट होता ही नहीं है। ठीक है, उसका कोई यूनिट नहीं होता है। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आपको बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के लिए और 1 नंबर के लिए भी पूछा जाता है। तो 1 नंबर के लिए ऑलरेडी पूछ दिया और 2 नंबर के लिए पूछेगा। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है, यानी कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। आप लोग को सिंपल में क्वेश्चन 2 नंबर के लिए पूछता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं बताइए। तो 2 नंबर में पूछ देता है, तो 2-3 सेंटेंस लिख दोगे तो नंबर मिल जाएगा। तो याद रखना, तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ठीक, आंसर क्या होगा, 8 का बी होगा। अगर आपको 2 नंबर में इसका आंसर नहीं याद है और 2 नंबर में पूछ दिया तो आप लोग के पास मतलब कि इसका आंसर नहीं है, तो आप लोग को मैं बता देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक में लिख दीजिएगा ना, तभी 2 नंबर मिल जाएगा। बस लिख दीजिएगा, तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। बस इतना भी लिख दीजिएगा तो एग्जामिनर समझ जाएगा। तो बच्चे को कुछ तो मालूम है कि प्रकाश वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, तो फुल नंबर देगा। ये साइंस है, इतिहास भूगोल नहीं है कि पूरा आपको व्याख्या करना होगा। साइंस में मेन आंसर देखा जाता है। ठीक है,
अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है। देखिए किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है ना वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। जैसे कि यहाँ पर आपको ऑप्शन ए में मिला, चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है और उसके क्षेत्रफल पर भी, और साथ में उसकी जो प्रकृति होती है उस पर भी निर्भर करते हैं। यानी कि इसका आंसर होगा ए बी सी, तीनों होगा। तो तीनों का अलावा हम एक ही आंसर देंगे, डी नंबर वाला उपयुक्त सभी। ठीक है, आंसर हम लोग डी नंबर पर टी लगा देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से 10 नंबर, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का SI मात्रक है। निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का SI मात्रक है। देखिए विद्युत शक्ति यानी कि क्या बोलते हैं, पावर। ठीक है, शक्ति मतलब क्या हुआ, पावर। तो हम लोग जानते हैं कि पावर का SI मात्रक क्या होता है, वट होता है। वट जो हम WATT ऐसे सूचित करते हैं, वट आप लोग पढ़े में होंगे। ठीक है, आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा, वट होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग होता है। तो सिंपल में क्वेश्चन है कि विद्युत धारा को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। विद्युत धारा को हम लोग एमीटर के द्वारा मापते हैं। एमीटर यानी कि सी नंबर होगा, एमीटर के द्वारा मापते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है 12 नंबर, फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। फ्यूज तार के लिए चलो समझते हो ना, फ्यूज तार तो प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम। फ्यूज तार क्यों हो जाता है तो आप लोग समझ सकते हो, प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से कितना नंबर है, हाँ 13 नंबर है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। चुंबकीय पदार्थ जैसे कि लोहा क्या हो जाएगा बच्चे लोग, तो लोहा आपका जो आंसर दिया है तो लोहा तो आपका चुंबकीय पदार्थ है। लोहा क्या है, चुंबकीय पदार्थ है। निकेल भी है और कोबाल्ट भी है। कोबाल्ट भी आपका चुंबकीय पदार्थ है, क्योंकि इसमें चुंबकीय गुण आता है, चुंबक सट जाएगा। लेकिन पीतल में अगर किसी भी चुंबक को पास लाओगे पीतल के पास तो वो नहीं चिपकेगा, देख लेना नहीं चिपकेगा पीतल। ठीक है, पीतल चुंबकीय पदार्थ के साथ नहीं चिपकेगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है बच्चा लोग। तो याद है ना, सभी बिंदुओं पर वहाँ पर समान होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है, बढ़ता घटता नहीं है बल्कि सभी बिंदुओं पर समान रहता है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए देखिए जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिए हैं, बच्चा लोग व्हाट्सअप ग्रुप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अगर व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं ना तो एग्जाम एकदम गर्दा मचा देंगे। ठीक है, क्योंकि मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ने के लिए पैसा नहीं ले रहा हूँ, बल्कि फ्री में आप लोगों को मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ रहा हूँ ताकि आप लोग क्लास कर सको। ठीक है, चलिए तो 5 नंबर क्वेश्चन से, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। इसमें बहुत लोग फंस जाते हैं, ऑस्टेड ने किया था। ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस पर 2 आधारित आता है, एक विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने किया था और एक आता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। तो दोनों का अलग अलग है, लेकिन आप लोग फंस जाते हो, आंसर गलत बताते हो। ठीक है, हमें भी कंफ्यूज कर देते हो। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक कौन होता है। तो यहाँ पर चेक देखो, ग्रेफाइट जो है ना वो विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। एक्चुअली में जो हीरा और ग्रेफाइट और आयोडीन है ना, ये तीनों आपके नहीं आयोडीन नहीं होगा, फ्लोरीन ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन, ये 3 आपके कार्बन का प्रूफ होते हैं। ठीक है, याद रखना। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है विद्युत का सुचालक तो ग्रेफाइट ही होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, तैलीय कागज होता है। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो प्रभाषक होता है, प्रभाषक ये वाला आपका सी नंबर वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमेशा वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। लगभग 2 मिनट मतलब कर रहा है क्वेश्चन की, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमेशा वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व यानी कि पूर्व मतलब दिखाई देने लगता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है। हाँ जी, वायुमंडलीय अपवर्तन। मैंने बताया ना वायुमंडलीय अपवर्तन ही होगा। आंसर क्या होगा, हाँ जी आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में। देखिए प्रकाश की चाल हर माध्यम में अलग अलग होती है। जैसे प्रकाश की चाल हवा में अलग ही होगा, कांच में अलग ही होगा, पानी में अलग ही होगा। इनके हर माध्यम में अलग अलग होते हैं, इनकी भिन्न भिन्न होती है। तो अलग अलग का मतलब क्या हुआ, भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर,
वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, बताइए तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या कम होती है या फिर ज़्यादा होती है? तो इसमें इतना विद्यार्थी फंस जाते हैं कि बोलो मत, बहुत ही विद्यार्थी फंस जाते हैं। देखिए वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, कम या फिर ज़्यादा या फिर समान? तो कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने लोग फंसते हैं। बहुत लोग फंसते हैं, जबकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन से लेंस में मुख्य फोकस की संख्या, तो बच्चा लोग लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 ही होती है। कितनी होती है? 2 ही होती है, ठीक है। अब बताइए विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? मैंने बताया था ना, विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक कहलाता है, ठीक है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन से शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, तो 23 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन का। किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है। आंसर क्या होगा जी? आंसर होगा बी नंबर आपका सही होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन आपका है 1 जूल का मान होता है। 1 जूल का मान, देखिए 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। 1 जूल 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। बच्चा लोग याद रखना, 1 जूल 0.24 कैलोरी के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन से 25 नंबर कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? जो आपका विद्युत बल्ब होता है ना, उसका जो अंदर का फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है? तो याद है ना, वो आपके टंगस्टन धातु का बना होता है। टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन धातु का बना होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन से रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? रियोस्टेट का उद्देश्य क्या होता है बच्चा लोग? तो आंसर होगा सी में धारा का परिणाम में वृद्धि या कमी, यही आपके रियोस्टेट का उद्देश्य है, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एक बात हमेशा याद रखना, वोल्ट तो विभवांतर का हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। ओम आपका प्रतिरोध का हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अब जूल कुलम्ब में देखना है तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कुलम्ब होता है, जूल नहीं बल्कि कुलम्ब होगा, ठीक है। क्या होगा? हाँ जी, आंसर होगा डी नंबर। देखिए 28 नंबर प्रश्न, अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है ना कि सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 से BaSO4 प्लस NaCl का निर्माण हुआ है। तो उपयुक्त अभिक्रिया निम्नलिखित में किस प्रकार की होती है? तो आपका द्विविस्थापन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए एक लवण प्राप्त हो रहा है, NaCl क्या एक लवण प्राप्त हो रहा है जो नमक का रासायनिक सूत्र कहलाता है, ठीक है। तो याद रखना ये आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से बढ़े ना, तो अगला क्वेश्चन से बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, तो सभी विद्यार्थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन से 29 नंबर क्वेश्चन से आपका कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होना चाहिए? तो 5 से कम। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान हमेशा 5 से कम होना चाहिए, ठीक है। हमेशा क्या होना चाहिए बच्चे लोग? 5 से कम होना चाहिए। ये आपका बी नंबर वाला हो जाएगा, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सभी बच्चा लोग याद रखना, बेकिंग सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है? ये तो सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट का जो प्रचलित नाम है वो आपका क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है 31 नंबर प्रश्न है अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है? अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है? तो 31 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, हाँ जी 31 का आंसर होगा एंटीबायोटिक होगा। हाँ जी एंटीबायोटिक होगा, ठीक है। आंसर होगा ए नंबर, ठीक है। देख लो अच्छे से, उसके बाद से इसका नहीं 31 नंबर ना है, 31 का आंसर एंटीसिड ना होगा, ठीक है। एंटीसिड होगा, आंसर ए नंबर नहीं होगा 31 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्वेश्चन से चिट्टी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिसके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है, यह अम्ल निम्नलिखित में कौन है? देखिए जब भी आपको चिट्टी डंक मारती है, फिर चिट्टी काट लेती है ना, तो उस जगह पर जहाँ पर वो डंक मारती है, जहाँ पर वो काटती है, आपको वहाँ पर जलन महसूस होता है, यानी कि बहुत मतलब जलन महसूस होता है, दर्द होने लगता है। तो वो कौन सा किस प्रकार का अम्ल होता है? तो मेथनोइक अम्ल होता है। जो भी डंक मारेगा समझ लीजिए उसका क्या होगा, उसमें मेथनोइक अम्ल पाया जाएगा। जैसे कि मधुमक्खी का डंक हो गया, चींटी का डंक हो गया, जिसके अंक में डंक आ जाए ना, जो डंक मारेगा समझ लीजिए जो डंक मारता है उसमें मेथनोइक अम्ल होता है, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है
कि ऑक्सैलिक अम्ल निम्नलिखित में किस में पाया जाता है। देखिए टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है बच्चे लोग, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। जो लाल लाल का टमाटर नहीं होता, लाल लाल कलर का, उसी में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट निम्नलिखित में किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट यानी कि CaSO4 × 1/2 H2O, यह आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र हुआ। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र हुआ, ये आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र हो जाएगा। संगमरमर का CaCO3 हो जाएगा, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। और इसका तो आप लोग जानते ही हो प्लास्टर ऑफ पेरिस के द्वारा जिप्सम का भी प्राप्ति होता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन से आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं, किसके आवर्त फलन होते हैं। तो 35 का बच्चा लोग आंसर हो जाएगा बी नंबर, परमाणु संख्याओं के आवर्त फलन होते हैं, ठीक है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं। तो परमाणु संख्याओं के आवर्त फलन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं। जैसे कि N2 हो गया, तो N2 के बीच कितना बंध बनेगा। तो N ट्रिपल बॉन्ड N, यानी कि N के बीच ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होगा। तो ट्रिपल बनेंगे, 3 अबंध बनेगा। आंसर होगा सी नंबर। यहाँ पर देख सकते हैं 36 का आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा, 3 अबंध बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन से कार्बन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निम्नलिखित में क्या होगी। कार्बन का, तो कार्बन तो एक होता है 6, तो सबसे पहले 1s2 2s2 और लेंगे फिर 2p2, तो 6 तो हो ही गया। देख लीजिए जोड़कर आपको 6 मिल जाएगा। लेकिन इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या बाहरी कक्ष में, तो एस वाला बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक मिनट 1s2 2s2 2p2 ना, तो 6 हो जाएगा, हाँ यानी कि 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, हाँ 4 हो जाएगा। बाहरी कोष में आपका हो जाएगा, ठीक है 4 हो जाएगा। अब देखिए जंगरोधी स्टील क्या है। जंगरोधी स्टील क्या होता है, तो याद रखना जंगरोधी स्टील आपका मिश्र धातु होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है 39 नंबर क्वेश्चन से समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना वाले यौगिक निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं। समावायु यानी कि सजातीय श्रेणी कहलाते हैं ना। एक मिनट सजातीय एक समझ आओ, ठीक है वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सजातीय श्रेणी कहलाते हैं और इसी प्रक्रिया को समयावधि भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन से 40 नंबर, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्व गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होता है। तो ये अभी क्वेश्चन बताया ना हम, ये अभी क्वेश्चन हम आपको बताए, लेकिन वो क्वेश्चन यही था एकदम हूबहू कि परमाणु संख्याओं के आवर्त फलन होते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन से 41 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ निम्नलिखित में क्या कहलाता है। उदग्र स्तंभ, उदग्र यानी कि जिसमें वर्ग वाला होगा, जिसमें 18 वर्ग होते हैं, तो वही आपका कहलाएगा, समूह कहलाएगा। उसको समूह भी कह सकते हैं, वर्ग भी कह सकते हैं, उदग्र स्तंभ भी कह सकते हैं, ठीक है, तीनों कह सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन से 42 नंबर की अम्ल राज में सांद्र एवं HCl सांद्र HNO3 का अनुपात निम्नलिखित में क्या होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले HCl में देखना 1 और इसमें 3, यानी कि 1/3 आपका कहीं दिया है यार, 1/3 दिया ही नहीं है। हमको लगता है ये क्वेश्चन का आंसर ही गलत दिया। 1/3 होगा। अम्लराज में सांद्र एवं HCl सांद्र HNO3 का अनुपात। देखिए इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, 1/3 यहाँ पर देना चाहिए बट दिया नहीं है, ठीक है। 42 नंबर में देखिए, एक मिनट, इस क्वेश्चन को पहले हम बाद में देखेंगे, थोड़ा उसमें मिसप्रिंट किया है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। एमिनो अम्ल के विखंडन से कौन बनता है। एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है NH3 आंसर होगा सी नंबर, NH3, ठीक है। अब देखिए 44 नंबर प्रश्न है, बुझा हुआ चूना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल्टस ये बुझा हुआ चूना है, और ये जो बी नंबर में दिया है वो बिना बुझा हुआ चूना है, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन से निम्न में कौन भस्म नहीं है। भस्म नहीं, ऑप्शन नंबर बी को देखिए, NaCl भस्म नहीं होता बल्कि लवण होता है जो नमक का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं जस्ता का अयस्क क्या है। जिंक ब्लेंड। जस्ता का अयस्क क्या होता है बच्चे लोग, सभी बच्चे लोग याद रखना, जस्ता का अयस्क होता है जिंक ब्लेंड, ठीक है।
अब देखिए अगला क्वेश्चन सिलिकॉन है। सिलिकॉन एक उपधातु होता है बच्चा लोग। सिलिकॉन क्या होता है? सिलिकॉन एक उपधातु होता है, ठीक है। अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो अल्कोहल में कार्बन रहता है, ये कार्बन और हाइड्रोजन तो पक्का रहेगा, साथ में ऑक्सीजन भी रहता है और लेकिन नाइट्रोजन नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन नहीं रहता है, अल्कोहल में नाइट्रोजन नहीं रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम। देखिए मेथनोइक अम्ल जो चींटी के डंक में पाया जाता है, मधुमक्खी के भी डंक में पाया जाता है, तो उसका सामान्य नाम क्या होता है? तो फॉर्मिक अम्ल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सोना की परमाणु संख्या, तो 79 हो जाएगा, 79 यानी कि 79 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन से जो अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ऑक्सीकरण की क्रिया कौन नहीं है? देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका आंसर कमेंट करके हमको बता देते हैं। अवक्षेपण जो ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती है। तो बच्चा लोग एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना, वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसे ही मैं आपको हर विषय का मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है।